चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये बेसिकली जो सिलेबस आप देख रहे हैं सभी लोग, ये सिलेबस एमपी सेट का है। एमपी सेट का है और इसमें मैंने आप लोगों से मैलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में बातचीत कर चुका हूँ। आज टालकाट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन एंड क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस का नाम हम लोग आज देखेंगे आज की क्लास में। ये एमपी सेट का सोशोलॉजी पर है। हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट पे, संरचना और प्रकारवाद। संरचना के अंतर्गत प्रकारवाद एवं संरचनावाद को हम लोगों को देखना था। वहीं अगर हम बात करते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस पर, यूनिट नंबर सेकंड पर, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर सेकंड में कहा गया है समाज का अध्ययन करने के उपागम में एक हम लोग देख रहे हैं प्रकारवाद और दूसरा देख रहे हैं संरचनावाद, और यही पॉइंट में आपको रिलेट कराया गया है एमपी सेट में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ विद्वानों के नाम बेसिकली साफ शब्दों में एमपी सेट में लिखा हुआ है, लेकिन यूजीसी नेट में ऐसा विद्वान का नाम नहीं लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत जो भी विद्वान आते हैं उनको पढ़ना पड़ता है ना। तो आज ये टॉपिक समाप्त होगा। उसके बाद दो बच्चों का वो था, बेसिकली डिमांड थी कि एक क्लास सर रिसर्च पर और एक क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पर। ठीक है, ये जैसे ही पॉइंट आपका ये तीन विद्वानों का नाम समाप्त होगा तो मॉर्निंग में रिसर्च और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस चलेगा, जो कि रिलेट कराएगा, ऐसी बात नहीं है, और इस एमपी सेट के सिलेबस को रिलेट कराएगा। ये दोनों के दोनों पॉइंट है ना, मैं दिखाऊंगा सिलेबस में आप लोगों को। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे आज के टॉपिक में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टालकाट पार्सन्स के बारे में। आप लोगों ने टालकाट पार्सन्स का नाम तो सुना ही होगा, समाजशास्त्र में बड़े ही फेमस पर्सन है ये। प्लीज़ अगर आपने सुना तो एक बार अपनी बातों को ज़रा बताइए इनके बारे में, कुछ जानते हैं इनके बारे में, टालकाट पार्सन्स के बारे में, प्लीज। जी सर, जी सर। टालकाट पार्सन्स जी बताएं। अमेरिकी समाजशास्त्री थे सर, जो सही बात आपने कहा। हेगल के विचारधाराओं से बहुत ही प्रभावित हुए थे सर। ये भी हेगल की विचारधारा से बड़े प्रभावित हुए थे, बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और सामाजिक व्यवस्था, वेरी गुड, मुझे यही पूछना था आपसे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ एक शब्द इनका आता है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। और यूजीसी नेट में अभी तक जितनी बार भी सवाल पूछा गया है टालकाट पार्सन से, ये स्टार लगा रहा हूँ इस पर, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत से ही सवाल पूछा गया है, क्योंकि इसी व्यवस्था में 4 प्रकार की विशेषता बताते हैं। इसी व्यवस्था में ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बताते हैं। इसी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं इज इक्वल टू संरचना प्लस प्रकार को रिलेट कराती है, अतः हम कह सकते हैं ये व्यवस्था है, या आप ऐसा भी कह सकते हो व्यवस्था प्लस संरचना इज इक्वल में प्रकारियत। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या फार्मूला बताते हैं। उसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था में ही सर, देखिए सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए अगर किसी ने विकास किया तो मैलिनोवस्की ने विकास किया था, क्या, AGIL। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं संरचना अपने प्रकार की पूर्ति करता है और फिर उसकी कुछ प्रकार्यात्मक या प्रकार्यवाद, ठीक है, पूर्वापेक्षाएं होती हैं, जिसे संरचनात्मक और प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं के रूप में जाना जाता है। और उन्हीं आवश्यकताओं को 4 भागों में डिवाइड किया, जिसका नाम है एडेप्टेशंस यानी अनुकूलन, गोल यानी लक्ष्य, इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, टेंशन या मैनेजमेंट या लेटेंसी जिसे आप कहते हैं तनाव प्रबंधन या विलंबन, ये शब्द प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा टॉपिक है इनका, लेकिन बड़े ध्यान से सुनेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आ पाएगी आपको। ठीक है, और एक सवाल तो तय है, चाहे वो सेट हो चाहे वो नेट हो। 22 अगस्त को एग्ज़ाम है, आज 12 तारीख, मात्र 10 दिन है ना, मात्र 10 दिन है। केवल प्रैक्टिस पर यूजीसी नेट के स्टूडेंट फोकस करें इस समय, प्रैक्टिस पर। और अगर मैं एक्स्ट्रा कोई क्लास दे रहा हूँ थ्योरेटिकल, उसे ज़रूर ज्वाइन करें, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए आगे देखते हैं सामाजिक। पहले टालकाट पार्सन्स के बारे में देखते हैं। टालकाट पार्सन्स, देखिए PDF में आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, है ना, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं मेन चीज़ें आपको बताऊँगा। टालकाट पार्सन्स एक शास्त्रीय परंपरा के
शास्त्रीय परंपरा के अमेरिकी समाजशास्त्री है, अमेरिकी समाजशास्त्री है। देखिए पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पीएससी की बात करते हैं, आरपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, तो उनमें ना ये सवाल आता है। अभी आरपीएससी का पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उस दौरान ये पेपर में आया था कि भाई फ्रांस के विद्वान कौन है, अमेरिका के विद्वान भी हो सकता है, तब पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर एक बात ये भी आपको ध्यान रखना होगा, इनका जो कार्यकाल था वो बेसिकली 1902 से लेकर आपको 1979, आप ऐसा कहिए 1979 तक इनका कार्यकाल बेसिकली रहा है समाजशास्त्र में, जिन्हें बेसिकली सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत ना समाजशास्त्र के आधार पर जब प्रश्न बनाता है तो सबसे ज़्यादा फेमस पर्सन आप सबको पता होगा, मैक्स वेबर का नाम आता है ना, मैक्स वेबर का नाम आता है। लेकिन सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में इन्होंने भी अपनी भूमिका प्रस्तुत किया है। संरचनात्मक में इनका नाम मिलता है, संरचनात्मक में इनका नाम मिलता है, कार्यात्मकता में इनका नाम मिलता है, ठीक है, संरचनात्मक, कार्यात्मकता और प्रकार्यवाद के विचार के लिए ये बेसिकली जाने जाते हैं। अमेरिकी समाजशास्त्री टालकाट पार्सन्स महोदय। प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के साथ सबसे फेमस पर्सन, ये पेपर में सवाल बनेगा फैक्ट के रूप में, तो जरूर आप ध्यान रखिएगा। प्रकारात्मक दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, के साथ अमेरिकी समाजशास्त्री टालकाट पार्सन्स का विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है विशेष रूप से। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रकारात्मक दृष्टिकोण का जनक पूछ लेता तो क्या बताएंगे सिराज? किसका सर, एक बार बोलिएगा सर। प्रकारात्मक दृष्टिकोण, प्लीज ध्यान से सुने क्लास को, है ना। प्रकारात्मक दृष्टिकोण का अगर जनक पूछ लेता तो क्या नाम बताना है, उचित समझेंगे? टालकाट पर्सन सर? नहीं, ऑटो रैंक सर। हाँ क्या है, बहुत बढ़िया बच्चा, ऑटो रैंक, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपको अभिगम के रूप में, दृष्टिकोण के रूप में, परिप्रेक्ष्य के रूप में आता है, लेकिन विशेष रूप से नाम टालकाट पार्सन्स का जुड़ा हुआ है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। पार्सन्स ने जब प्रकार्यवाद का दृष्टिकोण दिया, क्योंकि जुड़ा है इसका नाम, तो जुड़ा किस तरीके से? 3 महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है। किसी भी स्टूडेंट को अगर पता है तो बताएं एक बार। 3 महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य इन्होंने दर्शाया है, और वो भी किसके अंतर्गत? प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत। बताएं, नाम 3 में से एक नाम आता है, कीवर्ड को याद रहेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। व्यापारिक सौदे मूल्यमतक्य। वेरी गुड, मूल्यमतक्य, शाबाश। देन समाज का एक व्यवस्था, बिल्कुल आपने सही बताया, समाज का या समाज को एक व्यवस्था। पेपर में यूजीसी नेट की बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से, देखिए मैं साथ ही साथ बताते चल रहा हूं, ये पेपर में आ चुका है, समाज को एक व्यवस्था के रूप में ये पॉइंट आ चुका है। अब ये क्या था मैं बताता हूं। पार्सन्स ने बेसिकली दुर्खिम के विचारों से सहमत थे, और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण विचारों को प्रस्तुत किया और कहा कि सामान्य मूल्य के प्रति वचनबद्धता समाज में व्यवस्था का आधार बनता है। तो पार्सन्स ने प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने 3 महत्वपूर्ण शब्द दिए। एक जो व्यापारिक सौदे थे, ये उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करते हुए इन्होंने बताया
कि व्यापारिक अनुबंधन, अनुबंधन का मतलब होता है एक प्रकार से कंडीशन, आप कह सकते हो। अनुबंधन मीन्स कंडीशंस। तो व्यापारिक अनुबंधन कुछ नियामक और आदर्शात्मक नियमों की व्यवस्था के आधार पर होता है। व्यापारिक अनुबंधन कुछ बेसिकली नियामक और आदर्शात्मक नियमों की व्यवस्था के आधार पर होता है, जहां बेसिकली नैतिक वचनबद्धता दोनों पक्षों के उन नियमों को मानने के लिए बाध्य करता है। तो इस व्यापारिक सौदेबाजी में ये कीवर्ड है, नियामक और आदर्शात्मक नियमों की व्यवस्था का आधार होता है इसमें। पहला पॉइंट। मूल्य मैतक। पार्सन्स ने मूल्य मैतक पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। कहा इन्होंने कि समाजशास्त्र में किसी सामाजिक व्यवस्था में मूल्य के मॉडल या मूल्य के प्रतिमान के संस्थाकरण की व्याख्या करना। अतः मैं ये एक शब्द यहां पर लिख सकता हूं कि किसी सामाजिक व्यवस्था में, किसी सामाजिक व्यवस्था में, ठीक है ना, मूल्यों के मॉडल, वैल्यूज होते हैं। ये समाज में कुछ वैल्यूज होते हैं, उन्हीं के मॉडल कहा है इन्होंने। वैल्यूज यानी मॉडल, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था के मूल्यों के इस प्रतिमान में उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था में मूल्यों के मॉडल के संस्थाकरण की व्याख्या करना। व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन देना। तो किसके एक्सप्लेनेशन देना? सामाजिक व्यवस्था। जब वैल्यूज यानी जो मूल्य है संस्थाकरण हो जाता है ना, तो वहां बेसिकली अनुकूलित व्यवहार, संरक्षित हो जाना या संरक्षण करना। अनुकूलित व्यवहार मतलब उसको बढ़ावा देना, और अनुकूलन का मतलब पॉजिटिव शब्द होता है समाज के दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो उन परिप्रेक्ष्य में बेसिकली आगे कार्य करना ताकि वो संतुलित रहे, मतलब बैलेंस्ड रहे, और साथ ही साथ सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण बनाया जा सके। तो समाज के लिए नियंत्रण और समाज के संदर्भ में ही लोग जो सामाजिकरण आपस में ही सीखते हैं, है ना, आपस से जो सीखते हैं उसे समाजीकरण कहते हैं। जैसे रीति रिवाज परंपरा हो जाता है, ठीक है, नियम हो गया, रूल रेगुलेशंस हो गए, उन्हीं क्रियाओं को उन्होंने मूल्य मैतक के रूप में प्रस्तुत किया। तीसरा, पार्सन्स मानते हैं कि एक समाज को एक व्यवस्था के रूप में भी। तो यहाँ बेसिकली बड़ा सटीक विश्लेषण इन्होंने दिया है संरचनात्मक और प्रकारात्मक का। संरचनात्मक व प्रकारात्मक, नो बेटा, है ना, संरचनात्मक और प्रकारात्मक, ठीक है, पहलुओं का बड़ा सटीक विश्लेषण करता है इसमें। मेरी आवाज क्लियर है? एक बार स्पष्ट करिएगा आप लोग। यस। इसमें कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्तिगत कर्ता होता है ना, वो किसी भी क्रिया को अगर जब कर रहा है तो वो अर्थपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण सहित क्रियाओं को प्रस्तुत करे। तो इससे क्या होगा? समाज जो है बेसिकली समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा, यानी लोग जो है समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। तो एक व्यवस्था एक सिस्टम के रूप में होता है। अब कीवर्ड है ये 3 ऐसे शब्द, बट आपको बता दूं यहां अगर आप देखेंगे टालकाट पार्सन्स के बारे में, तो इस पीडीएफ में आपको आगे यहां पर मिलेगा 3 परिपेक्ष, आप देख सकते हैं। व्यापारिक सौदे एक शब्द, दूसरा मूल्य मैतक, और तीसरा आपको एक शब्द मिलेगा यहाँ पे समाज को एक व्यवस्था माना है। तो ये कीवर्ड्स हैं, इसे आपको ध्यान रखना होगा टालकाट पार्सन्स के अनुसार, ठीक है। चलिए इतनी बात अगर स्पष्टीकरण कर दीजिए, अगर आप लोग का स्पष्ट हो गया तो। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया।
अब देखिए आगे अगले पॉइंट पर अगर हम लोग विचार विमर्श करते हैं तो वह एक पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, और उसी क्रिया को बेसिकली हम लोग ना दो नामों से जानते हैं। जैसे एक नाम आता है सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं। 1951 में ये पुस्तक के रूप में रिप्रेजेंट हुई थी ये कॉन्सेप्ट। और दूसरा इसे हम लोग नाम देते हैं संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत। ये कीवर्ड है, ये सब आपको मैं भेजूंगा। देखिए टालकाट पार्सन्स ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। ठीक है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। ये बात किसने बोला है? अध्ययन टालकाट पार्सन। टालकाट पार्सन्स। इसी सामाजिक व्यवस्था को अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण क्रिया प्रतिक्रिया, इसका निर्माण किसमें? क्रिया प्रतिक्रिया या अंतःक्रिया के माध्यम से होती है। वाह, ऑन किया है आपने? ऑन किया है? बेट अंतःक्रिया ठीक है, के माध्यम से होता है। यही क्या कहलाता है? सामाजिक व्यवस्था। तो अंतःक्रिया का संस्थात्मक रूप ही व्यवस्था कहलाता है। यहां परिभाषा बन जाती है अंतःक्रिया का संस्थात्मक रूप ही व्यवस्था है। ये डेफिनेशन बन जाती है सामाजिक व्यवस्था का। ठीक है, मेन पॉइंट को समझते चलिएगा। उसके बाद पार्सन्स ने जब अंतःक्रिया को विश्लेषित किया तो उन्होंने कुछ इस तरीके से अंतःक्रिया को डिफाइन करते हुए एक शब्द बोला, एक वाक्य कहा है कि जब कोई भी व्यक्ति, बात को समझते चलिएगा, आपस में, है ना, आपस में एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया, आवाज अगर नहीं क्लियर होगी तो आप मुझे बताइएगा प्लीज, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो उसे ही अंतःक्रिया कहा जाता है। बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं? कि जब कोई भी व्यक्ति आपस में एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो उसे ही अंतःक्रिया कहा जाता है। ये परिभाषा डिफाइन करते हुए टालकाट पार्सन्स ने कहा है। आगे पार्सन्स ने एक परिभाषा लिखते हुए एक स्लोगन के रूप में कहा है, पार्सन्स ने, सामाजिक व्यवस्था की सबसे मूलभूत इकाई क्या है? प्लीज बताइए, सामाजिक व्यवस्था की सबसे मूलभूत इकाई क्या? अरे गलत चले गए। और कोई बच्चा? सामाजिक व्यवस्था की सबसे मूलभूत इकाई क्रिया है मैडम। क्रिया को मानते हैं। नाम
पार्सन्स। ठीक है, सिंपल बात है मैडम कि दो व्यक्ति जो है बेसिकली क्रिया प्रतिक्रिया या अंतः क्रिया के माध्यम से ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः आप ये बात कह सकते थे कि अंतः क्रिया जब समाज के मानक मूल्यों के अनुसार, है ना, बहुत दिनों तक चलती रहेगी तो वह एक संस्था के रूप में स्थापित हो जाएगी और संस्थात्मक रूप धारण कर लेता है। तो 4 प्रकार की विशेषताओं का समावेश होता है इन सामाजिक व्यवस्था में। 4 प्रकार की विशेषता, 4 प्रकार की विशेषता। ठीक है, 4 प्रकार की विशेषता कौन कौन सी? सीमा का निर्धारण, है ना, बाउंड्री मेंटेनेंस कह सकते हैं आप, भूमिकाओं का बंटवारा, तीसरा संगठन ऑर्गेनाइजेशन, चौथा संतुलन की ओर, सुझाव, टेंडेंसी, है ना। तो एक प्रकार से ये 4 विशेषताएं जब संस्था से जुड़ जाती है ना तो वह स्वतः ही व्यवस्था में तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, ये चारों विशेषताएं जब संस्था से जुड़ जाएंगी तो सिंपल बात है कि ये सामाजिक व्यवस्था में तब्दील हो जाएगी। और इसी जब व्यवस्था में कोई तब्दील चीज़ें हो जाती है तो उसके 3 प्रकार की विशेषताएं भी बन जाती है या 3 प्रकार का होता भी है। तो व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 जैविकी। जैविकी को शारीरिक भी बोला गया है। व्यवस्था फिजिकल बायोलॉजिकल सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा सांस्कृतिक व्यवस्था, इसको कल्चर सिस्टम कहते हैं। तीसरा व्यक्तित्व व्यवस्था, पर्सनालिटी सिस्टम जिसको कहा जाता है। ये 3 प्रकार की यहाँ पर चीज़ें सम्मिलित होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर शारीरिक यानी जैविक व्यवस्था जो ऊपर लिखा है पहला, इनमें 4 विशेषताएं पाई जाती हैं। हमारे शरीर की सीमा निर्धारित होती है, प्रत्येक अंगों की भूमिका अलग अलग होती है कि नहीं, भूमिकाओं में बंटवारा होते हैं, अंगों में संगठन पाया जाता है और शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर कुछ प्रतिरोधक पाए भी जाते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि जो 4 ऊपर विशेषता आप देख रहे थे इस विशेषता में, इस व्यवस्था के अंतर्गत इन्वॉल्व है। तो तीनों व्यवस्थाओं को मिला दिया जाए तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो जाता है। यहाँ अगर तीनों को मिला दिया जाए तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पार्सन्स ने ये बात कही है कि प्रत्येक व्यवस्था की एक निश्चित संरचना होती है और उस संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। अर्थात संरचना का जो अस्तित्व है ना वो इकाइयों पर टिका हुआ है, यूनिट्स पर टिका हुआ है। जब सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक संबंध रखेंगी, मतलब कोऑपरेशन वाला रिलेशन रखेंगी, तो अपने अपने प्रकार की पूर्ति करेंगी, तो संरचना का अस्तित्व बना रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि संरचना का अस्तित्व इकाइयों द्वारा किए गए प्रकार पर निर्भर करता है।
अतः आप एक लाइन लिख भी सकते हो इस रूप में, संरचना का अस्तित्व, अस्तित्व इकाइयों द्वारा किए गए प्रकार पर निर्भर है। तो जब संरचना का अस्तित्व बना रहेगा तो संरचना भी अपने प्रकार की पूर्ति करेगी और व्यवस्था सदैव संतुलित रहेगा और संगठित बना रहेगा। यही बात को इन्होंने बताया। तो व्यवस्था ही अस्तित्व संरचना द्वारा किए गए प्रकार पर निर्भर है, क्योंकि व्यवस्था में संरचना और प्रकार्य दोनों सम्मिलित है। इसलिए पार्सन्स ने इस सिद्धांत को संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत कहा है। यही कारण था। आगे शब्द रिप्रेजेंट होता है पार्सन्स महोदय का, व्यवस्था इज इक्वल संरचना प्लस में प्रकार। संरचना और प्रकार को मिला दिया जाए, संरचना और प्रकार को मिला दिया जाए, मतलब संरचना अस्तित्व में रहे, है ना, और किए गए संरचना पर ही ये प्रकार भी निर्भर रहे, यानी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बता रहा है प्रकार व्यवस्था को, ये चीज़ें बता रहा है व्यवस्था को। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की एक निश्चित संरचना होती है, जिसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की एक निश्चित संरचना होती है, जिसे सामाजिक संरचना कहा जाता है, और इसका निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। जैसे इकाई क्या होती है, मैं बार बार इकाइयाँ शब्द यूज कर रहा हूँ। इकाइयाँ मतलब यूनिट होता है। इकाइयाँ होती क्या हैं? जैसे आर्थिक इकाई, जब उसके बाद राजनीतिक इकाई, पारिवारिक इकाई, सांस्कृतिक इकाई इत्यादि। इसी तरीके की इकाइयों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यही बार बार मैं आप लोगों को इकाई कह रहा हूँ। इकाई का मतलब यही होता है, यूनिट, यही होता है, यूनिट के रूप में जाने जाते हैं, है ना। तो जब ये सभी इकाइयाँ अपने अपने प्रकार की पूर्ति करेंगी, है ना, अपने अपने प्रकार की क्या करती हैं, पूर्ति करती हैं, तो वहाँ संरचना बनती है। ये संरचना बना रहा है इसका मतलब। और जब संरचना अपने प्रकार की पूर्ति करती है तो व्यवस्था बनी रहती है, और ये बात सही है। तो समाज में संगठन और संतुलन फिर क्या रहेगा, बना रहेगा। तो सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व भी सामाजिक संरचना द्वारा किए गए प्रकार पर निर्भर होता है। अतः आप इस परिभाषा को फिर प्रूव कर सकते हो, ये परिभाषा प्रूव हो जाती है ना। तो इन्हीं परिप्रेक्ष्य में ये शब्द हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर हुआ मैडम, बताइए। जी सर। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी इसके अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए आगे अगर हम बात करते हैं तो एक प्रतिमान आता है, और ये प्रतिमान किसका है, AGIL प्रतिमान टालकाट पार्सन्स का है। पार्सन्स सन 1950 के दशक में ये बेसिकली आया था। पार्सन्स ने प्रकारात्मक समस्या के रूप में भी बताया है इसी को, प्रतिमान को। मतलब आप ये कह लीजिए कि प्रकारात्मक समस्याएं, है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई सामाजिक व्यवस्था अपनी संरचना में अस्थायित्व बनाए रखने और अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए 4 प्रकार की प्रकारात्मक समस्याओं को सुलझाया है। और 4 प्रकार की समस्या का जो सुलझाने का पार्ट है वो है अनुकूलन, पहला। दूसरा है लक्ष्य प्राप्ति, तीसरा है
एकीकरण। चौथा है आपके सामने तनाव का नियंत्रण या तनाव नियंत्रण। तनाव नियंत्रण, ठीक है, इसी को बोला गया है। 4 तरीके से इन्होंने बेसिकली रिप्रेजेंट किया है प्रकारात्मक समस्याओं को रूप में और उसको सुलझाने की बात। देखिए, कोई भी व्यवस्था शून्य की स्थिति में नहीं होती है, बल्कि किसी पर्यावरण में स्थिति एवं कार्यरत होती है। तो पार्सन्स ने 2 भागों में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, एक तो सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में डिवाइड किया और एक भौगोलिक में डिवाइड किया। तो अनुकूलन का पार्ट माना कि वहाँ पर भी कंडीशन बन सकती थी समस्या को लेकर। सामाजिक व्यवस्था की जो दूसरी प्रमुख प्रकारात्मकता की आवश्यकता है वो बेसिकली लक्ष्य है। तो सदस्यों की जो मूलभूत आवश्यकता है जो लक्ष्य की पूर्ति है उससे संबंधित हो सकता है ना। समन्वय जरूरी है और एकीकरण जरूरी है। अब अगर एकीकरण नहीं होता है तो वहाँ पर भी एक प्रकार की समस्याएं रिप्रेजेंट हो सकती है। तनाव का नियंत्रण करना, अगर आप तनाव को सही तरीके से नियंत्रित नहीं करते हैं तो स्ट्रेस और बढ़ता जाएगा। तो भूमिकाओं और संबंधों में संस्थाकरण द्वारा जो निर्मित अंग है ना, वो प्रकारात्मक एकता में विखंडन शब्द आ जाएगा तो वो भी समस्या बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें एकता के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि तनाव नियंत्रण कम हो सके, है ना। तो इन्हीं कार्य प्रणालियों को लेकर इन्होंने जिक्र किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा टालकाट पार्सन्स के बारे में इस परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो समाज की पर्यावरण के साथ बातचीत करने की जो क्षमता है ना, वह अनुकूलन में है। भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और उसके अनुसार निर्णय लेने की जो क्षमता है ना, वो लक्ष्य निर्धारित में है। पूरे समाज का सामंजस्य एक मांग है कि समाज और मूल्य और मानदंड ठोस और पर्याप्त रूप से अभिसारी हो, मतलब उसमें जुड़ा हुआ हो। धार्मिक व्यवस्था का काफ़ी सुसंगत होना, यहाँ तक कि अधिक बुनियादी स्तर पर आम भाषा का होना एकीकरण को दर्शाता है। और लेटेंट यानी अव्यक्त पैटर्न रखरखाव विलंबता समाज को एकीकरण आवश्यकता के साथ साथ उनके एकीकृत तत्वों को बनाए रखने के लिए चुनौती देता है। परिवार विद्यालय जैसी संस्था है जो पुरानी पीढ़ी और उत्तराधिकार के बीच में विश्वास प्रणाली और मूल्यों की मध्यस्थता करता है। उन्हीं क्रियाओं में ये शब्द प्रस्तुत होता है। तो ये 2 बातें, इस सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा इनके संदर्भ में, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सब के लिए ये। लक्ष्य की पूर्ति राजनीतिक संरचना और राजनीतिक संस्था करती है। लक्ष्य की पूर्ति अनुकूलन रूपी प्रकारात्मक और पूर्व आवश्यकता की पूर्ति आर्थिक संरचना करती है। आर्थिक इकाई यानी, तो अब मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ ताकि आप समझ भी सके कि कौन सी इकाई किस में आ रही है। इसमें आ रहा है आर्थिक इकाई और इसमें जो आ रही है राजनीतिक इकाई, ठीक है। और एकीकरण लाने का कार्य कौन कर रहा है? सांस्कृतिकरण की उप संरचना। तो सांस्कृतिकरण की इकाई और तनाव प्रबंधन यह कार्य उप इकाई पारिवारिक संरचना करती है। पारिवारिक इकाई करती है। सर एकीकरण में न्यायिक इकाई भी कह सकते हैं ना इसको सर? एकीकरण न्यायिक इकाई कह सकते हैं। न्यायिक इकाई बेसिकली देखो, न्यायिक तो यहाँ सर समस्या का समाधान के परिप्रेक्ष्य में न्यायिक इकाई को जोड़ते हैं आप, है ना। जी यहाँ सर, वो कल यूथ पब्लिकेशन की बुक थी सर, मैं वो लगा रहा था, मतलब पढ़ रहा था, उसमें एक चीज मिला था मुझे सर। क्यूज मिला था, तो मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन होगा, न्यायिक नहीं होगा। अपने प्रकार की पूर्ति के लिए ना संरचना की तीसरी जो प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं होती हैं वो एकीकरण या संगठन होती है। जब मान लीजिए कोई विभिन्न इकाइयाँ या यूनिट्स के रूप में एकीकरण या संगठन बना होता है तो संरचना का अस्तित्व विद्यमान रहता है। अब मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर प्रश्न वहाँ पर ये बनाया होगा कि किसी क्लाइंट की समस्या के समाधान के परिप्रेक्ष्य में ना, तो आप ये कह सकते थे कि न्यायिक एकीकरण। हाँ देखो, अगर आप एकीकरण कर भी रहे हो तो कहने मतलब है न्याय के आधार पे ही कर रहे हो,
है ना, ऐसा आप मान सकते हो। फिलहाल मैं आपसे कहूँगा कि न्यायिक इकाई कहो और एकीकरण कहो तो दोनों एक है, तो ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग के पार्ट में रहेंगे, है ना। जैसे धार्मिक क्रियाकलाप के माध्यम से या मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप के माध्यम से समाज में एकीकरण या संगठन लाती है, जिससे संरचना का अस्तित्व बना रहता है सर, ये कहेंगे तो ठीक रहेगा एकीकरण के परिप्रेक्ष्य में, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा इनके संदर्भ में। तो व्यवस्था का अगर हम बात करते हैं एक प्रकार से सिलसिलेवार विश्लेषण सबसे पहले जो है पार्सन्स ने अपनी एक पुस्तक में दिया था, और पुस्तक आपको पता होगा, उस किताब का नाम था दी स्ट्रक्चर, है ना, और The structure of social action. सोशल एक्शन। सोशल एक्शन 1937 में पार्सन्स ने अपनी बाद की एक पुस्तक इन्होंने रिप्रेजेंट किया, दी सोशल सिस्टम, और इसी में व्यवस्था को विस्तृत रूप प्रस्तुत किया। और व्यवस्था से उनका तात्पर्य है कि प्रत्येक सामाजिक संरचना की दो मुख्य समस्याएं होती हैं, दो मुख्य समस्याएं होती हैं, इसी किताब में लिखा हुआ है। एक आंतरिक समस्या होती है, शायद मैंने कल आपको बताया भी था इसके बारे में, और एक होती है बाह्य समस्या, जब मैं पेपर करवा रहा था तब उस दौरान में, है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इतनी क्लियर है बात? एक बार स्पष्टीकरण करेंगे प्लीज। यस सर। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। ये था पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था, हमने अभी देखा तालकाट पार्सन्स का। तालकाट पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत भी दिया है, कितने लोग सहमत हैं इससे? यस सर। सभी को सहमत होना चाहिए। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत भी है। अब तालकाट पार्सन्स वेबर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यहां सामाजिक क्रिया में किससे प्रभावित थे ये? वेबर से प्रभावित थे, क्योंकि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसका दिया गया है? पार्सन्स उसका, वेबर का है ना, इसीलिए प्रभावित थे। तो समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विषय कहा। क्या बोला समाजशास्त्र को? समाज शास्त्र को सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विषय कहा। ये आपको ध्यान रखना होगा इन शब्दों को। पार्सन्स के सिद्धांत को समझने से पहले अभी अभी हम लोगों ने व्यवस्था के बारे में सुना है, तो वो 4 प्रकार की व्यवस्था है। 4 प्रकार की व्यवस्था कौन बच्चा बताएगा? व्यवस्था 4 प्रकार की, जो इकाई के रूप में मैं नोट कर रहा था। सर आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। यही 4 प्रकार की है। इसी 4 प्रकार की इकाई को इन्होंने मेंशन किया, व्यवस्था के 4 प्रकार को। ठीक है, तो ये तो व्यवस्था बेसिकली हमने देखा है, इकाइयों का क्रमबद्ध संकलन की व्यवस्था। इकाइयाँ जो है 4 प्रकार की होती हैं। इस तरह की चीज़ें रिप्रेजेंट किया इन्होंने संरचना के बारे में भी बताया है कि विभिन्न इकाइयों के मध्य पाया जाने वाला स्थिर प्रतिमान संबंध की संरचना होती है, उसे हम लोग संरचना कहते हैं। जब विभिन्न इकाइयों के बीच में सहयोगात्मक संबंध पाया जाता है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? विभिन्न इकाइयों के बीच में, इन्हीं विभिन्न इकाई है ये, और इन्हीं इकाइयों के बीच में, इकाइयों के बीच में सहयोगात्मक संबंध पाया जा रहा हो, तो बदलाइए उसे क्या बोला जाएगा? सहयोगात्मक संबंध पाया जाता है, तो क्या कहा जाता है उसे? प्रकारी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? प्रकारी कहते हैं। तो सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। सामाजिक क्रिया सिद्धांत क्या करता है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। बोलिए, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत क्या करता है?
सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो मानव व्यवहार के कितने प्रकार बताए इन्होंने, इस मानव व्यवहार के 2 सर। नाम बताइए। सर जैविक और सामाजिक व्यवहार सर। बिल्कुल सही जवाब सर, मानव और सामाजिक मानव व्यवहार। जानते हैं जैविक मानव व्यवहार क्या होता है? जो कॉन्शस जी जो अनकॉन्शियस सिस्टम से सर चीजें जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहाँ मानव का व्यवहार अचेतन अवस्था में हो, अचेतन अवस्था में हो तब, और समाज के संदर्भ में जब वो कॉन्शस से सर, चेतन से सर। चेतन अवस्था में हो। बिल्कुल सही जवाब दिया। इसी को इन्होंने कहा कि भैया ये सामाजिक क्रिया है। कौन? टालकाट पार्सन्स ने। सामाजिक क्रिया के 4 अंग हैं, 4 तत्व, 4 अंग बता सकते हैं कौन कौन से? जी एक्टर है, गोल है, मीन्स है, कोऑर्डिनेशन है सर। बिल्कुल सही जवाब। सामाजिक क्रिया के 4 तत्व हैं, जिनमें से आपने लिया एक का नाम कर्ता, दूसरा लक्ष्य, तीसरा साधन, और चौथा कंडीशन को क्या बोलेंगे? परिस्थिति, या परिस्थितियां कह लीजिए, है ना, या परिस्थिति बोल दीजिए, ठीक है। तो कर्ता क्या है? कर्ता क्या बनेगा? किसी भी सामाजिक क्रिया के लिए कर्ता का होना आवश्यक है। अगर कर्ता ही नहीं होगा तो सामाजिक क्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए कर्ता सामाजिक क्रिया के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल एक्शन के लिए। लक्ष्य, कर्ता सदैव किसी न किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्रिया करेगा ना, ऐसी थोड़ी कर लेगा कि जाके जंतर मंतर में बैठ जाए। इसका मतलब है कोई ना कोई पर्टिकुलर लक्ष्य होगा। साधन, लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधनों का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माइक, बैनर, पोस्टर, वॉल भित्ति होना चाहिए। जब तक साधन नहीं होगा तो वो कोई क्रिया नहीं होगी। प्रत्येक क्रिया को करने के लिए परिस्थिति का होना भी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 4 अंगों के माध्यम से जो भी मानव व्यवहार संपादित होता है ना, उसे ही सामाजिक क्रिया कहा जाता है। तो सामाजिक क्रिया शून्य में रहकर संपादित नहीं हो सकती। उसके लिए भाई जाहिर सी बात है एक्टिव, सक्रिय, वो कंडीशंस क्या बताती है उनके बारे में जिक्र यहाँ पर टालकाट पार्सन्स ने किया, है ना। तो ये शब्द जो हैं आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अतः मैं आप सबसे कहूँगा कि ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक व्यवस्था हो गया, सामाजिक क्रिया हो गया। टालकाट पार्सन्स ने एक सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। यहाँ पर देखिए पेज भर गया है, मैं इस PDF को सेव कर लेता हूँ, दूसरी PDF। तो हम लोग कहाँ रहे थे? सामाजिक क्रिया। अब हम लोग पार्सन्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत बोल रहा था ना मैं आपको। जी सर। यस। अब इसे भी देख लीजिए थोड़ा सा। पार्सन्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, ये भी देख लीजिए। देखिए पार्सन्स महोदय ने बेसिकली सामाजिक व्यवस्था में सदैव संगठन और संतुलन विद्यमान बताया है। सामाजिक व्यवस्था में कोई भी इकाई परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि परिवर्तन के लिए विरोधी तत्व का होना अनिवार्य माना जाता है। तो इन्होंने कहा परिवर्तन के 2 कारण हो सकते हैं, 2 कारणों की वजह से परिवर्तन बेसिकली होता है। तो इनका कहना है कि परिवर्तन 2 कारणों की वजह से आता है। एक होगा आंतरिक कारण, दूसरा होगा बाह्य कारण। ठीक, ये 2 कारण बनेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं आंतरिक और बाह्य कारणों की वजह से व्यवस्था थोड़ी देर से
या देर के लिए असंतुलित हो जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप उसमें कुछ नई विशेषताएं जुड़ जाती हैं, क्योंकि व्यवस्था के अंदर ना अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी विशेषता विद्यमान है जो पुनः संतुलन की अवस्था में आ जाती है। तो आंतरिक कारण में इसके अंतर्गत जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे सामने शब्द जिसे रिलेट हो सकता है यहाँ पर जन्म, मृत्यु, आवास, प्रवास, सांस्कृतिक कारक जैसे शिक्षा, धर्म इत्यादि चीज़ें आ सकती हैं इसके अंतर्गत आंतरिक कारण की वजह से। और इन्हीं कारण की वजह से सामाजिक व्यवस्था असंतुलित हो जाती है, नए नए तत्व जुड़ जाते हैं, जिससे समाज के लोग धीरे धीरे अंतःक्रिया करने लगते हैं, है ना। तो इसे ही पार्सन्स का जो है संतुलन अवस्था संबंधित विचार, प्रतिमान साम्यावस्था संबंधित विचार को कहा है। तो इसी आधार पे पार्सन्स ने 5 प्रकार की समाज की बातें बताई हैं, है ना। पहला, आदिम समाज। आदिम समाज को बेसिकली जंगली समाज कहा गया। पेपर में ये नाम लिखा हुआ आता है, जंगली समाज। दूसरा, निर्माणशील समाज, इसे क्या बोला है, सिंधु घाटी या सुमेरियन सभ्यता या सुमेरियन 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 सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। तीसरा, ऐतिहासिक समाज, ऐतिहासिक समाज, भारत, चीन। चौथा, आधुनिक कृषि प्रणाली वाला समाज, इसे इजराइल और कनाडा के नाम से भी जाना गया। पांचवा, आधुनिक केवल समाज, और ये यूरोपीय समाज को दर्शाया गया, है ना। तो यही पार्सन्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत रहा था, ठीक है। अब इसी में 3 विद्वानों ने इसी सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्था की आलोचना भी की थी। 3 विद्वान, आलोचना। एक सी राइट मिल्स का नाम आएगा, दूसरा राउफ डेहरन डार्फ, ठीक है, डेहरन डार्फ, और एक WF वाइट। देखो, जो सी राइट मिल्स है ना, इस पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत का आलोचना करते हुए कहा कि इसका सिद्धांत जो है ना बृहद सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो कि अमूर्त अनुभववाद पर आधारित है। तो मिल्स के अनुसार पार्सन्स ने कहीं भी प्रत्यक्षवाद अर्थात तथ्य और आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया, इसलिए इनके सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है। इनका कहना यह था कि ये वैज्ञानिक श्रेणी में नहीं आता है इनका, मिल्स ने कहा। राउफ डोरेनडार्फ ने कहा पार्सन्स को यूटोपियन, मतलब यूटोपियन का मतलब होता है जानते हैं क्या, यूटोपियन, यूटोपियन मीन्स कल्पनावादी समाजशास्त्री मानते हैं कि क्योंकि वो एक ऐसे समाज की बात करते हैं जहां संघर्ष नहीं है, जबकि संघर्ष समाज की एक अनिवार्य कंडीशन है, यानी दशा है। WF वाइट ने पार्सन्स की आलोचना करते हुए कहा कि पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत यथास्थिति में विश्वास करता है,
इसलिए यह रूढ़िवादी व्यवस्था मानी जाएगी, रूढ़िवादी व्यवस्था मानी जाएगी। तो कोई कल्पना बता रहा है तो कोई रूढ़िवादी बता रहा है, कोई कह रहा है कि भैया आंकड़ा तथ्य पर आधारित ही नहीं है, यानी वो प्रत्यक्षवाद पर बेस है ना। तो ये 3 शब्द में भी आप आलोचना देख सकते हैं। तो सामाजिक क्रिया का भी आपका यहाँ पर ये होता है पार्सन्स का समाप्त, है ना। सामाजिक परिवर्तन। हाँ, सामाजिक परिवर्तन होता है समाप्त, ठीक है। यहाँ देखिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको नीचे, किताब थोड़ा सा देख लीजिए। द सोशल सिस्टम 1951 इम्पॉर्टेंट, सिस्टम इन मॉडर्न सोसाइटीज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अमेरिकन सोसाइटी द थ्योरी ऑफ सोशोलॉजिकल कम्युनिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दीजिए। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1972 हटा दीजिए। फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शंस प्रोसेस, अभी भी मैंने आपको बताया था पारिवारिक और सामाजिकरण और अंतःक्रिया को लेकर 1951 इम्पॉर्टेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शंस 1937 में इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बस यहाँ पर आपको ये किताबें होती हैं समाप्त आपकी। क्लियर है? एक बार स्पष्टीकरण करेंगे प्लीज़। यस सर। जी सर। अब यहाँ पे हमने अभी अभी जो टॉपिक देखा है ये देखा था टालकाट पार्सन्स महोदय का, ठीक है। और इसके संदर्भ में मैंने जितनी भी चीज़ें थी ना मैंने सारे बता दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम सभी लोग। सर मेरे ऑफिस का टाइम हो गया सर, कल करवा दीजिएगा प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो आज के लिए इतने ही तो कल की क्लास में आप लोगों का मर्टन का प्रकार्यवाद चलेगा, मर्टन का संदर्भ समूह चलेगा, मर्टन का अगर हम बात करते हैं तो एक अभिसीमा है ना सिद्धांत है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग कल की क्लास में। प्रकट प्रकार अप्रकट प्रकार क्या है ये भी पढ़ेंगे कल, ठीक है। मर्टन ने 11 बिंदुओं के बारे में बताया है प्रकारी में, आदर्श क्या है उन पर भी विचार विमर्श करेंगे हम लोग। मर्टन के 3 भागों में डिवाइड किया गया है प्रकारीवाद को, सारांश, आलोचना और संशोधित रूप, इन सभी के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना रखिए, है ना।